नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। माँ ने जिस बेटे के लिए अपनी इज्जत गिरवी रखी, उसी बेटे की पत्नी ने माँ को चोर करार दे दिया। क्या एक रोटी की कीमत माँ की आज़ादी हो सकती है? देखिए कैसे एक बहू ने ममता का सौदा किया। अपनी ही बनाई छत के नीचे गायत्री जी को बासी रोटियाँ नसीब हो रही थी और बेटा बेखबर था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर बेटे के होश उड़ गए। रात का समय था, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट घर की खामोशी को और डरावना बना रही थी। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। अमन और रिया खाना खा रहे थे, लेकिन गायत्री जी की थाली में खाना वैसा का वैसा रखा था। उन्होंने एक निवाला भी नहीं तोड़ा था। गायत्री जी की नज़रें उनकी थाली में गड़ी थी, लेकिन असल में वे सामने बैठी रिया के उस मोबाइल फ़ोन को देख रही थी जो टेबल पर उल्टा रखा था। रिया के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी जिसे वह बड़ी चालाकी से छिपा रही थी। अमन ने नोटिस किया कि माँ खाना नहीं खा रही है। अमन प्यार से, माँ क्या हुआ? आज खाना पसंद नहीं आया क्या, या तबीयत ठीक नहीं है? गायत्री जी का शरीर सिहर उठा। उन्होंने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था जिसे वे बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। उन्हें रिया की वह धमकी याद आ गई, अगर आज रात तुमने अमन से वृद्धा आश्रम जाने की बात नहीं की तो कल सुबह अमन को तुम्हारे वो पुराने कर्ज और चोरी के झूठे सबूत दिखा दूंगी। अमन की नज़रों से तुम चोर बन जाओगी। गायत्री जी ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और वह बात कह दी जो किसी भी माँ के लिए मौत से बदतर थी। गायत्री जी फिसलती हुई आवाज़ में बोली, अमन बेटा, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। अमन का हाथ रुक गया। निवाला हाथ से छूटकर प्लेट में गिर गया। क्या मतलब माँ, कहाँ जाना है आपको? मायके। गायत्री जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नाखून हथेली में गड़ गए। गायत्री जी बोली, नहीं बेटा, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा। कमरे में जैसे बिजली गिर गई हो। अमन सन्न रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। हैरान होकर बोला, माँ आप मजाक कर रही है ना? वृद्धा आश्रम? आप? अरे आप तो वो हैं जो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। जब मैं ऑफिस टूर पर जाता हूँ तो आप मुझे दिन में 10 बार वीडियो कॉल करती हैं, और आज आप कह रही हैं कि मुझे छोड़कर जाना है। अमन की बात सुनकर गायत्री जी का मन हुआ वो फूट फूट कर रो पड़े और उसे रोक ले, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने 2 दिन पहले का सीन घूमने लगा। दोपहर के 2 बजे डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर चीज़ और ऑरिगेनो की महक रही थी। रिया और उसकी 2 सहेलियां मज़े से गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा खा रही थी। कोल्ड ड्रिंक के गिलास टकरा रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। वहीं किचन के दरवाजे की चौखट पर गायत्री जी खड़ी थी। शुगर अचानक लो होने के कारण उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उनके घुटने जवाब दे रहे थे और हाथ ऐसे काँप रहे थे जैसे बिजली का झटका लग रहा हो। उनकी नज़रों के सामने अंधेरा छा रहा था। पेट की भूख आंतों को मरोड़ रही थी। उन्होंने अपनी सूजी जुबान होठों पर फेरी और बहुत हिम्मत करके लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, बहू रिया। रिया ने पिज़्ज़ा का टुकड़ा मुंह में ही रोका और अपनी सहेलियों को चुप रहने का इशारा किया जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। वह टेढ़ी नज़र से सास की तरफ मुड़ी। गायत्री जी गिड़गिड़ाते हुए, बहू 2 बज गए हैं। मेरी शुगर बहुत लो हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। अगर 2 रोटियां मिल जाती तो थोड़ी जान आ जाती। रिया ने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। उसने ऐसे देखा जैसे उसके दरवाजे पर कोई भिखारी खड़ा हो। ओफो, यह बुढ़िया भी ना
जब देखो तब भूख भूख चिल्लाती रहती है। रिया अपनी कुर्सी से उठी। वह फ्रिज की तरफ नहीं गई जहाँ ताज़ा खाना रखा था। वह सिंक के नीचे रखे डस्टबिन की तरफ गई। उसने झुककर डस्टबिन से सुबह की बची हुई 2 जली और सूखी रोटियां निकाली, जिन पर शायद चाय की पत्ती भी गिर गई थी। उसने उन्हें झाड़ा। गायत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गई। रिया वो रोटियां लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर गायत्री जी की थाली में ऐसे फेंकी जैसे किसी आवारा कुत्ते को डाल रही हो। रिया क्रूरता से मुस्कुराते हुए, अरे माँ जी, ताज़ा पिज़्ज़ा और खाना तो सिर्फ कमाने वालों के लिए होता है। आप तो वैसे भी इस घर पर बोझ हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। ये लीजिए, सुबह की बची हुई रोटियां हैं, थोड़ी कड़क हो गई है तो क्या हुआ, पानी में भिगो कर निगल लीजिए। वैसे भी दांत तो है नहीं आपके। गायत्री जी ने उन रोटियों को देखा। अपमान का एक कड़वा घूंट उनके गले में अटक गया। लेकिन पेट की आग आत्मसम्मान से बड़ी होती है। अगर वो नहीं खाती तो शायद अगले 10 मिनट में बेहोश होकर गिर जाती। उन्होंने अपने कांपते झुर्रियों वाले हाथों से पानी का गिलास उठाया। गिलास उनके हाथ से टकराकर खट खट बज रहा था। उन्होंने वो सूखी जली हुई रोटी पानी में डुबोई। रोटी पानी सोखकर गीली हो गई। यह नज़ारा देखकर रिया की एक सहेली सिमरन का भी दिल पसीज गया। सहेली रिया, यह क्या कर रही है यार? आंटी जी को बासी और कचरे वाली रोटी क्यों? बीमार हो जाएंगी वो। रिया ने अपना कोल्ड ड्रिंक का सिप लिया और लापरवाही से बोली, हंसते हुए, अरे छोड़ ना सिमरन, इनकी आदत खराब हो जाएगी अगर ताज़ा खाना दिया तो। और वैसे भी बुढ़ापे में ज़्यादा घी तेल और अच्छा खाना नहीं देना चाहिए, जल्दी मरेंगी नहीं तो यह करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे और अमन के नाम कैसे होगी। पूरा कमरा रिया और उसकी दूसरी सहेली के ठहाकों से गूंज उठा। गायत्री जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से 2 मोटे आंसू टपके और उस पानी वाली रोटी में मिल गए। उन्होंने वह गीला अपमान से भरा निवाला अपने मुंह में रखा। वह निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह जहर जैसा लग रहा था, लेकिन जीने की मजबूरी थी। इसीलिए एक माँ अपने ही घर में अपनी ही बहू के सामने कुत्ते से भी बदतर खाना खा रही थी। अगले दिन भी वो दोपहर की बासी रोटी खाने के बाद गायत्री जी अपने बिस्तर पर लेटी आंसू बहा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रिया अंदर आई। उसने सबसे पहले दरवाजे की कुंडी लगाई। रिया के हाथ में उसकी 2 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी थी। वह धीरे धीरे गायत्री जी के बिस्तर के पास आई। गायत्री जी उसे देखकर सहम गई और उठकर बैठ गई। गायत्री जी बोली, क्या हुआ बहू, दरवाज़ा क्यों बंद किया? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी वो महंगी अंगूठी गायत्री जी के तकिए के ठीक नीचे सरका दी। फिर वह पीछे हटी और ज़ोर से चिल्लाई, नाटक करते हुए, मेरी अंगूठी, मेरी डायमंड रिंग कहाँ गई? वह दौड़कर गायत्री जी के पास आई और उनका तकिया हटाया। वहाँ अंगूठी चमक रही थी। रिया ने अंगूठी उठाई और गायत्री जी को वैसे घूरा जैसे किसी मुजरिम को देख रही हो। रिया आंखें बड़ी करते हुए, ओहो, तो ये चाल है, दोपहर को खाना नहीं दिया तो अब चोरी पर उतर आई हो। घर की मालकिन अब चोर बन गई। गायत्री जी कांपते हुए, नहीं बहू, यह झूठ है, मैंने नहीं ली अंगूठी, यह तो तूने अभी रखी है, भगवान से डर बहू। रिया ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन कर दिया। उसने अंगूठी गायत्री जी के हाथ में जबरदस्ती थमा दी और फोटो खींच ली। सबूत मिल गया सासू माँ। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे यह घर खाली चाहिए। तुम यहाँ कबाब में हड्डी हो। मुझे और अमन को अपनी प्राइवेसी चाहिए
और तुम बीच में रोड़ा बनी हुई हो। रिया ने झुककर गायत्री जी का चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया। रिया फुसफुसाते हुए लेकिन सख्ती से, आज रात जब अमन घर आएगा तो डिनर टेबल पर तुम मुझसे कहोगी कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मुझे वृद्धा आश्रम जाना है। गायत्री जी बोली, नहीं बहू, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। अच्छा, नहीं जाओगी? रिया ने मोबाइल की स्क्रीन दिखाई। तो फिर तैयार हो जाओ। अगर आज रात तुमने अमन से यह झूठ नहीं बोला तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन करूंगी। मैं कहूंगी कि मेरी सास ने मेरे जेवर चुराए हैं। पुलिस आएगी, घर की तलाशी लेगी और तुम्हारे तकिए के नीचे से यह अंगूठी निकलेगी। सोचो, अमन क्या सोचेगा कि उसकी माँ चोर है? अमन की सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी जब पुलिस उसकी माँ को हथकड़ी पहना कर ले जाएगी? हथकड़ी और अमन की बदनामी का नाम सुनते ही गायत्री जी टूट गई। एक माँ अपने अपमान को तो सह सकती है, लेकिन अपने बेटे की इज्जत पर आँच नहीं आने दे सकती। वे रिया के पैरों में गिर पड़ी। गायत्री जी रोते हुए बोली, बहू, ऐसा मत करना, मेरे अमन की इज्जत मत उछालना। वो जी नहीं पाएगा अगर उसे पता चला कि पुलिस उसके घर आई थी। मैं चली जाऊंगी। रिया ने अपना पैर छुड़ाया और विजयी मुस्कान के साथ बोली, गुड, यह हुई न बात। याद रखना, अमन के सामने एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि तुम अपनी मर्जी से जा रही हो। अगर तूने जुबान खोली कि मैंने तुझे ब्लैकमेल किया है तो अगले ही पल यह चोरी का वीडियो अमन के व्हाट्सएप पर होगा। रिया ने अपनी अंगूठी उंगली में पहनी, बाल झटके और कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में गायत्री जी अकेली रह गई। वे उस दीवार को देख रही थी जिस पर अमन के बचपन की तस्वीर लगी थी। गायत्री जी सिसकते हुए, माफ़ कर देना बेटा, तेरी इज्जत बचाने के लिए आज तेरी माँ को तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। तुझे लगेगा कि मैं खुद जा रही हूँ, पर असल में मुझे मेरी ममता की कीमत चुकानी पड़ रही है। यही वो डर और मजबूरी थी जिसकी वजह से गायत्री जी ने रात को खाने की मेज पर अमन से कहा, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा। जब रिया ने देखा बात हाथ से निकल सकती है तो उसने अपना नाटक शुरू किया। वह अपनी कुर्सी से उठी और गायत्री जी के कंधे पर हाथ रखा, दबाव बनाते हुए। रिया झूठी चिंता और हैरानी के साथ बोली, हाय माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? लोग क्या कहेंगे? अमन का कितना नाम है समाज में। सब कहेंगे कि बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। क्या कमी रह गई हमारी सेवा में? मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं कहा, है ना अमन? रिया ने उंगलियां गायत्री जी के कंधे में गड़ा रही थी। यह इशारा था कि नाटक मत कर, वही बोल जो दिखाया है। गायत्री जी ने रिया का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया और डर गई। गायत्री जी रूंधे गले से, नहीं नहीं बहू, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कमी मुझ में है बेटा। अब मुझे शांति चाहिए। यहाँ शहर के शोर शराबे में मेरा दम घुटता है। मुझे हम उम्र लोगों के साथ रहना है, भजन कीर्तन करना है। मुझे यहाँ अब घुटन होती है बेटा। अमन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वह दौड़कर माँ के पास गया और उनके घुटनों के पास बैठ गया। उसने माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया। अमन आंखों में आंसू लिए, माँ, मेरी आंखों में देखकर बोलिए, क्या सच में आपको यहाँ घुटन होती है? इस घर में जिसे आपने अपने हाथों से सजाया है, मेरे पास जिसे आप अपनी दुनिया कहती थी, क्या सच में आपको मेरी याद नहीं आएगी? गायत्री जी का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वे चीख कर कहना चाहती थी, बेटा मुझे मत जाने दे, यह डायन मुझे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन तभी उनकी नज़र टेबल पर रखे रिया के फ़ोन पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन लाइट जली
रिया ने आंख मटका कर इशारा किया। गायत्री जी ने पत्थर दिल करके अपना हाथ अमन के हाथों से छुड़ा लिया। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। गायत्री जी कठोर होने का नाटक करते हुए, बस कर अमन, इमोशनल मत कर मुझे, मैंने फैसला ले लिया है। मेरा टिकट कल ही करवा दे। मैं अब तुझ पर और बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। अमन वहीं फर्श पर बैठा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जिसने बचपन में उसे डर लगने पर पूरी रात अपनी गोद में सुलाया था। आज वही माँ कह रही है कि वह उस पर बोझ है। अमन धीमी आवाज़ में बोला, ठीक है माँ, अगर आपकी यही जिद है, पर याद रखना आप घर छोड़कर नहीं जा रही हैं, आप मेरी सांसें लेकर जा रही हैं। अमन उठकर अपने कमरे में चला गया। बिना खाना खाए हॉल में अब सिर्फ रिया और गायत्री जी बची थी। जैसे ही अमन गया, रिया के चेहरे पर दुख का मुखौटा उतर गया और वहाँ एक क्रूर मुस्कान आ गई। वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी और एक चम्मच खीर खाई और हंसते हुए बोली, वाह सासू माँ, क्या एक्टिंग की है, मान गई आपको। देखा कितना आसान था। अब कल सुबह चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाना और निकल जाना। और अगर अमन के सामने जरा सा भी रोना धोना किया, रिया ने अपना फ़ोन हिलाया, तो यह सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी, समझी। गायत्री जी अपनी थाली के सामने बैठी आंसू बहाती रही। अंदर कमरे में अमन बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। अमन मन ही मन माँ झूठ बोल रही है। उनकी जुबान कह रही थी जाना है, पर उनकी कांपती उंगलियां कह रही थी बचा ले। वो मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। कुछ तो है जो वो छिपा रही हैं, कुछ तो बहुत बड़ा है। अमन की आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन दिमाग में एक शक का बीज पनप चुका था। अगली सुबह 10 बजे गायत्री जी का कमरा। गायत्री जी अपनी पुरानी साड़ियों को एक सूटकेस में भर रही थी। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। तभी अमन कमरे में आया। उसके हाथ में माँ का पुराना टूटा हुआ फ़ोन था। अमन उदास आवाज़ में, माँ, आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया है। वहाँ वृद्धा आश्रम में अगर नेटवर्क नहीं मिला तो मैंने इसमें एक नई सिम और एक सेफ्टी ऐप डाला है, ताकि अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं यहाँ से आपको ट्रैक कर सकूँ। बस इसे अपने पास रखना। गायत्री जी ने कांपते हाथों से फ़ोन लिया। इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, अब तो मैं जा रही हूँ ना। अमन, रख लो माँ, बेटे की तरफ से विदाई का तोहफा समझकर। अमन ने वह फ़ोन माँ के हाथ में दिया, लेकिन गायत्री जी को पता नहीं था कि उस ऐप का असली काम क्या है। अमन ने उसमें एम्बिएंट रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, जो आसपास की आवाज़ें सीधे अमन के फ़ोन पर भेज रही थी। अमन कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वह घर से नहीं गया। अमन अपनी कार लेकर घर से निकला था। उसने रिया से कहा था कि वह ऑफिस जा रहा है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। माँ का अचानक घर छोड़ने का फैसला, उनकी आंखों का वो डर और रिया की वो अजीब सी हड़बड़ाहट, सब कुछ उसे खटक रहा था। उसने सोसाइटी के गेट से बाहर जाकर गाड़ी रोकी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। अमन खुद से, नहीं, माँ अपनी मर्जी से नहीं जा रही। मैंने उनकी आंखों में देखा था, वो कुछ कहना चाहती थी। मुझे पता लगाना ही होगा। अमन ने गाड़ी वापस मोड़ी और सोसाइटी के अंदर ले आया, लेकिन उसने गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाई, बल्कि थोड़ा दूर खड़ी की। अमन पैदल चलते हुए गेट पर खड़े बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड राम काका के पास गया।
राम काका बरसों से यहाँ नौकरी कर रहे थे और अमन के परिवार को अच्छे से जानते थे। अमन ने पूछा, राम काका सब ठीक? गार्ड जी, भैया सब ठीक। अमन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, काका एक बात पूछनी थी। कल मेरे घर से कूड़ा फेंकने कौन आया था? हमारी मेड आई थी या? राम काका ने थोड़ा सोचा और फिर बोले। गार्ड सोचते हुए बोले, नहीं भैया, कल और परसों तो मेड नहीं आई थी। कल दोपहर को रिया मैडम खुद नीचे आई थी डस्टबिन में कचरा डालने। अमन जाने ही वाला था कि राम काका ने कुछ ऐसा कहा जिसने अमन के कदम रोक दिए। गार्ड, पर भैया एक बात अजीब लगी मुझे। हमें तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और बड़े लोग। रुकते हुए, माफ़ करना भैया, पर कल रिया मैडम ने खाने से भरा पूरा टिफ़िन डस्टबिन में खाली कर दिया था। अमन चौंक गया, क्या भरा हुआ टिफ़िन? गार्ड बोला, हाँ भैया, मैंने पूछा भी कि मैडम ताज़ा खाना क्यों फेंक रही हो, किसी गरीब को दे दो। तो वो चिढ़कर बोली, अरे काका, मेरी सास नखरे करती है, बुढ़ापे में सठिया गई है, खाना ही नहीं खाती, अब बासी हो गया तो फेंकना ही पड़ेगा ना। अमन का माथा ठनका। अमन मन ही मन बोला, माँ और खाने का अपमान? माँ तो वो इंसान है जो अगर थाली में एक चावल का दाना भी बच जाए तो उसे माथे से लगा कर खा लेती है। वो कभी खाना फेंकने नहीं देती, चाहे पेट भरा हो या नहीं। अमन का शक गहरा गया। वह तेज कदमों से बिल्डिंग के पिछले हिस्से में गया जहां बड़े डस्टबिन रखे होते थे। सोसाइटी का कूड़ा अभी उठाने वाली गाड़ी नहीं आई थी। अमन ने अपने घर वाली मंजिल का डस्टबिन खोला। बदबू के भभके आए, लेकिन अमन रुका नहीं। उसने एक काली पॉलीथीन को खोला। अंदर का नज़ारा देखकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ ताज़ी दाल और रोटियाँ पड़ी थी। रोटियाँ जली हुई नहीं थी, एकदम नरम थी। दाल से अभी भी थोड़ी महक आ रही थी। यह बासी खाना नहीं था, यह ताज़ा खाना था जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। अमन, रिया ने कहा कि माँ ने खाना नहीं खाया, लेकिन सच यह है कि रिया ने माँ को खाना दिया ही नहीं और यहाँ फेंक दिया। तभी अमन की नज़र खाने के बीच पड़ी एक दवाइयों की स्ट्रिप पर गई। अमन ने कांपते हाथों से उस स्ट्रिप को उठाया। यह माँ की शुगर और बीपी की महंगी दवाइयाँ थी। स्ट्रिप खाली नहीं थी, गोलियाँ पन्नी से निकालकर कचड़े में फेंकी गई थी, ताकि अगर कोई खाली पत्ता देखे तो उसे लगे कि दवा खा ली गई है। अमन ने उन मिट्टी में सनी गोलियों को अपनी हथेली पर रखा। उसका पूरा शरीर क्रोध और डर से कांपने लगा। अमन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर कचरे पर गिर रहे थे। अमन कांपते हुए, बुदबुदाते हुए, रिया, तुम इतनी गिर सकती हो? तुम माँ को खाना नहीं दे रही थी? यह तो क्रूरता थी, लेकिन तुम उनकी दवाइयाँ भी फेंक रही हो। शुगर और बीपी के मरीज की दवाइयाँ फेंकना, इसका मतलब तो साफ है, यह उन्हें घर से निकालने की साजिश नहीं है, यह तो उन्हें धीमे धीमे मारने की साजिश है। तुम चाहती हो कि माँ किसी दिन हार्ट अटैक या शुगर लो होने से मर जाए। अमन ने मुट्ठी भींच ली, उन गोलियों को अपनी जेब में रखा सबूत के तौर पर। अमन, अब मुझे समझ आया कि माँ की तबीयत दिन ब दिन क्यों बिगड़ रही थी। अब मुझे समझ आया कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। रिया ने ज़रूर उन्हें कोई बहुत बड़ी धमकी दी है। अमन खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर बेटे वाला भाव नहीं, बल्कि एक जासूस वाला भाव था। अमन दृढ़ निश्चय के साथ, रिया, तुमने बहुत बड़ा खेल खेला है,
लेकिन अब खेल मैं ख़त्म करूँगा। मैं अभी जाकर तुमसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम झूठ बोल दोगी। मुझे पक्का सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जिसके आगे तुम मुंह ना खोल सको। अमन ने अपना फ़ोन निकाला और फैमिली सेफ्टी ऐप, स्पाई ऐप सर्च किया। अमन, आज एक ऐप माँ के फ़ोन में नहीं बल्कि रिया की मौत का फरमान बनकर आने वाला था। 10:30 बजे जैसे ही अमन गायत्री जी के कमरे से निकला, रिया वहाँ आ धमकी। उसने देखा कि गायत्री जी का बैग पैक हो चुका है। रिया के चेहरे पर शैतानी खुशी थी। रिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उसे लगा अमन ऑफिस चला गया है। वह गायत्री जी के पास आई और ताना मारते हुए बोली, वाह सासू माँ, बड़ी जल्दी पैकिंग कर ली। डर गई ना? अच्छा है, डरना भी चाहिए। गायत्री जी चुप रही। रिया ने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और उसे हवा में लहराया। रिया धमकी भरे स्वर में, याद है ना यह डायरी? 15 साल पहले तुमने अपनी मौसी से 50,000 रुपये उधार लिए थे और उन्हें कभी लौटाए नहीं। सोचो, अगर अमन को पता चले कि उसकी आदर्श माँ असल में एक चोर और धोखेबाज है जिसने रिश्तेदारों के पैसे डकार लिए, तो उसकी नज़रों में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? गायत्री जी गिड़गिड़ाते हुए, बहू, वो पैसे मैंने अपनी मौसी से अमन की कॉलेज फीस भरने के लिए लिए थे। तब हमारे पास खाने को भी नहीं था। मैं चोर नहीं हूँ बहू, मैं मजबूर थी। रिया हंसते हुए, मजबूरी? दुनिया इसे चोरी कहती है बुढ़िया। शुक्र मना कि मैं यह बात अमन को नहीं बता रही। बस चुपचाप यहाँ से निकल जा, ताकि इस घर पर और अमन की कमाई पर सिर्फ मेरा राज हो। गैराज में कार के अंदर बैठे अमन के कानों में यह सब लाइव सुनाई दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अमन कांपते हुए, माँ ने वो पैसे मेरे लिए लिए थे और यह औरत उसे चोरी कह रही है। तभी उसने सुन, रिया ने अपनी सहेलियों को बुला लिया है। वही घर का माहौल किसी पब या डिस्को जैसा था। रिया ने तेज आवाज़ में इंग्लिश गाने चला रखे थे। कमरे के बीचों बीच टेबल पर एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा था, जिस पर क्रीम से लिखा था, बाय बाय विच, अलविदा चुड़ैल। गायत्री जी अपने उसी पुराने सूटकेस पर दरवाजे के पास कोने में सिकुड़ कर बैठी थी, जैसे वह इस घर की मालकी नहीं, कोई फालतू सामान हो जिसे कबाड़ी वाला ले जाने वाला हो। रिया ने केक काटा और अपनी सहेलियों नताशा और सिमरन के साथ शैंपेन जैसा जूस टकराया। रिया चिल्लाते हुए, चीयर्स गर्ल। आखिरकार मेरे घर से कचरा साफ हो रहा है। आज की हवा में सांस लो। आहा, कितनी ताज़ी है, क्योंकि अब इसमें इस बुढ़िया की खांसने की आवाज़ नहीं होगी। रिया केक का एक बड़ा टुकड़ा हाथ में लेकर मटकते हुए गायत्री जी के पास गई। गायत्री जी ने डर कर सिर झुका लिया। रिया ने अपनी सैंडल का पैर उनके सूटकेस पर रखा। रिया मुस्कुराते हुए, अरे सासू माँ, मुँह तो मीठा कीजिए, विदाई की पार्टी है आपकी। गायत्री जी ने ना में सिर हिलाया। गायत्री जी, नहीं बहू, मुझे शुगर है। रिया जोर से हंसी। उसने केक का टुकड़ा गायत्री जी के मुंह के पास जबरदस्ती ले गई। अरे खा लो ना बुढ़िया, वैसे भी तुम्हारी शुगर की दवाइयाँ तो मैंने कल ही डस्टबिन में फेंक दी थी। अब चाहे शुगर बढ़े या तुम मरो, क्या फ़र्क पड़ता है। लो खाओ। यह केक उस बासी रोटी से तो अच्छा है ना, जो मैंने कल तुम्हें कुत्तों की तरह डाली थी। रिया ने केक का टुकड़ा गायत्री जी के गाल पर मल दिया। रिया, ओह, मेकअप हो गया, अब लग रही हो ना असली जोकर। उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी।
गायत्री जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से केक पोंछा। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। रिया की सहेली नताशा ने पूछा, यार रिया, मान गए तुझे, पर तुझे डर नहीं लगा? अगर यह बुढ़िया अमन को बता देती कि तू इसे खाना नहीं देती या दवाइयाँ फेंकती है। रिया सोफे पर जा बैठी और पैर टेबल पर रख लिए। रिया घमंड में चूर होकर बताती, कैसे बताती? इसकी नब्ज मेरे हाथों में है। इसे लगता है कि अमन की इज्जत मेरी मुट्ठी में है। मैंने इसे ऐसा डराया है कि यह अमन के सामने अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचेगी। रिया गायत्री जी की तरफ इशारा करके, क्यों सासू माँ, मैंने कहा था ना, 15 साल पहले वो 50,000 का कर्जा जिसे मैंने चोरी का नाम दिया वो मास्टर स्ट्रोक था। बेचारा अमन, उसे क्या पता कि उसकी माँ चोर नहीं बल्कि त्याग की देवी है, जिसने उसकी पढ़ाई के लिए उधार लिया था। पर अब अमन को कौन समझाएगा? उसके लिए तो उसकी बीवी ही सीता है और माँ सुपर्णखा। सिमरन ने पूछा, पर रिया, अमन को दुख नहीं होगा कि माँ जा रही है? रिया ने जो कहा वह अमन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। अरे वो समाज बॉय, वो तो अभी भी गैराज में बैठकर आंसू बहा रहा होगा। अमन मेरे पल्लू से बंधा हुआ वो अंधा कुत्ता है, जिसे मैं दिन कहूँ तो दिन मानेगा, रात कहूँ तो रात। मैं उसे कहूँगी कि माँ अपनी मर्जी से भजन करने गई है और वो बेवकूफ़ मान लेगा। अब उसकी सारी कमाई, यह घर, लॉकर की चाबी, सब पर सिर्फ रिया का राज होगा। रिया उठी और चिल्लाई, दफा हो बुढ़िया। रिया अभी हंसी रही थी कि अचानक घर के होम थिएटर में एक तेज आवाज़ गूंजी। घर की दीवारें थर्रा गई। स्पीकर से आवाज़, रिया की ही आवाज़, दवाइयाँ तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी। वो 50,000 का कर्ज जिसे मैंने चोरी का नाम दिया। अमन वो अंधा कुत्ता है। रिया की हंसी गले में अटक गई। सन्नाटा ऐसा छाया जैसे कमरे में मौत गुजर गई हो। केक का प्लेट उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा। छन पाक। रिया की नज़र धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ गई, जहां अमन खड़ा था। वह रो नहीं रहा था, उसका चेहरा एकदम सपाट था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि आज इस घर में महाभारत होने वाला है। अमन ने अपना हाथ स्पीकर से हटाया और धीमे कदमों से अंदर आया। अमन फुसफुसाते हुए, अंधा कुत्ता? रिया कांपने लगी। आज उसकी आज़ादी का जश्न उसकी बर्बादी का मातम बनने वाला था। ब्लूटूथ स्पीकर पर रिया की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन अमन के कदमों की आवाज़ अब रिया के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। अमन धीरे धीरे चलकर रिया के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठंडा सन्नाटा था जो ज्वालामुखी फटने से पहले होता है। रिया की सहेलियां नताशा और सिमरन अपना पर्स उठाकर भागने लगी। नताशा, रिया, हम चलते हैं। अमन दहाड़ते हुए, रुको, अपनी जगह से हिलना भी मत। अमन की आवाज़ इतनी तेज थी कि तीनों लड़कियां अपनी जगह पर जम गई। तमाशा देखने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को? मेरी माँ के मुंह पर केक लगा देख बहुत हंसी आ रही थी, तो अब क्लाइमेक्स भी देख कर जाओ। अमन ने अपनी जेब से वह मिट्टी में सनी हुई दवाइयों की स्ट्रिप निकाली जो उसे डस्टबिन में मिली थी और उसे टेबल पर दे मारा। अमन रिया की आंखों में झांकते हुए, मैं अंधा कुत्ता हूँ, है ना? शायद तुम सही थी, मैं अंधा ही था जो तेरे जैसी नागिन को अपनी छाती से लगाए बैठा था। लेकिन रिया, कुत्ते की एक खासियत होती है, वो वफादार होता है
लेकिन अगर कोई उसके मालिक को छेड़े तो वो चीर भी देता है। रिया कांपने लगी। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अमन, मेरी बात सुनो। वो तो क्या सुनूं? दवाइयों की तरफ इशारा करते हुए, यह दवाइयाँ तूने डस्टबिन में फेंकी थी। तुझे पता है अगर माँ की शुगर और बीपी की दवा छूट जाए तो क्या हो सकता है? ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो उन्हें घर से निकाल नहीं रही थी, तो उनका मर्डर प्लान कर रही थी। अमन ने पास रखे पानी के जग को उठाया और रिया के मुंह पर दे मारा। पानी के साथ साथ रिया का महंगा मेकअप और वो घमंड सब धुल गया। अमन, तूने मेरी माँ को प्यासा रखा था ना? ले पी पानी, जी भर के पी। अमन अब सूटकेस के पास गया जहाँ गायत्री जी बैठी थी। उसने माँ के गाल से वो केक पोंछा जो रिया ने लगाया था। यह देखकर अमन का दिल फट गया। वह वापस रिया की तरफ मुड़ा। उसने अपनी चेक बुक निकाली, एक चेक साइन किया, उसे फाड़ा और रिया के मुंह पर फेंक दिया। चेक हवा में लहराता हुआ रिया के पैरों में गिरा। अमन, उठा इसे। तुझे 50,000 चाहिए थे ना, जिसके लिए तूने मेरी माँ को चोर कहा। सुन ले रिया, 15 साल पहले माँ ने वो पैसे अपनी साड़ी या गहनों के लिए उधार नहीं लिए थे। उस वक्त मेरे कॉलेज की फीस भरनी थी और घर में राशन नहीं था। माँ ने अपनी इज्जत गिरवी रख कर वो पैसे लिए थे ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूं। वो चोरी नहीं थी, वो मेरी माँ का त्याग था और तूने उस पवित्र त्याग को ब्लैकमेल का धंधा बना लिया। अमन ने रिया का हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। रिया दर्द से चीख उठी। मेरी माँ चोर नहीं है, लेकिन तू एक गद्दार है जिसने रिश्तों का सौदा किया। अमन ने रिया को बाँह से पकड़ा और घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गया। रिया ने जमीन पर पैर जमा कर रुकने की कोशिश की। रिया रोते हुए, अमन प्लीज़ ऐसा मत करो, समाज क्या कहेगा? मेरी बेस्ट फ्रेंड देख रही है, मेरी नाक कट जाएगी। अमन रुका। वह हंसा, एक खौफनाक हंसी। नाक तो तेरी उसी दिन कट गई थी जब तूने मेरी भूखी माँ को बासी रोटी फेंक कर दी थी। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। अमन उसे घसीटते हुए घर से बाहर लिफ्ट की लॉबी तक ले आया, जहाँ 2-3 पड़ोसी भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे। अमन ने रिया को फर्श पर धक्का दे दिया। अमन पड़ोसियों के सामने चिल्लाते हुए, देख लो सब लोग, यह है मिसेज रिया। इसने मेरी बूढ़ी माँ को भूखा रखा, उन्हें दवाइयाँ नहीं दी और उन्हें मारने की कोशिश की। आज मैं इसे अपनी ज़िंदगी और अपने घर से बर्खास्त करता हूँ। अमन ने रिया की तरफ उंगली उठाई। अब उठ और दफ़ा हो जा यहाँ से। और सुन, वो जो अंगूठी तूने माँ के तकिए के नीचे छिपाई थी ना, उस पर तेरे ही फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर तूने पलटकर इस घर की तरफ देखा भी या तलाक के पेपर्स में कोई ड्रामा किया तो घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत तुझे जेल की चक्की पिसवाऊंगा, समझी? रिया कांपते हुए उठी। उसकी सहेलियां पहले ही लिफ्ट से भाग चुकी थी। रिया अपनी फटी हुई इज्जत समेटकर सीढ़ियों से नीचे भाग गई। उसके पीछे पड़ोसियों की थू थू और अमन की नफरत गूंज रही थी। अमन ने दरवाज़ा बंद किया। घर में अब शांति थी। वह सीधा माँ के पास गया। गायत्री जी अभी भी कोने में बैठी कांप रही थी। अमन ने उनका सूटकेस उठाया और वापस अलमारी में रख दिया। फिर वह माँ के पास आया, उनकी गोद में सिर रखा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधा हो गया था माँ। तू मेरे लिए इतना सहती रही
और मैंने तुझे ही घर छोड़ने को कह दिया। मुझे मार माँ, मुझे सज़ा दे। गायत्री जी ने रोते हुए अमन का चेहरा उठाया और चूम लिया। गायत्री जी, पगले, माँ कभी औलाद को सज़ा देती है क्या? तूने तो आज मुझे नया जीवन दिया है बेटा। मुझे लगा था मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन आज मेरा श्रवण कुमार वापस आ गया। अमन उठा। उसने माँ को डाइनिंग टेबल पर बिठाया, फ्रिज से दूध और ताज़े फल निकाले। माँ, आज पिज़्ज़ा पास्ता नहीं, आज मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाऊंगा। वही खिचड़ी जो तू मुझे बचपन में बुखार होने पर खिलाती थी। माँ मुस्कुराई। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गर्व था। घर की दीवारें से रिया की वो कड़वी हंसी मिट चुकी थी और माँ बेटे के प्यार की खुशबू महक रही थी। घर की नींव ईंटों से नहीं, माँ की दुआओं से टिकी होती है। जो उस नींव को हिलाने की कोशिश करेगा, वो खुद मलबे में दब जाएगा। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।